हेलो दोस्तों, द्रोड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक कैग को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, कैग तो शॉर्ट में कहते हैं। कैग की फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होती है, जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट भाग 5 को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटे थे। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका और नेक्स्ट कैग। तो स्टूडेंट, संघ की कार्यपालिका हमने पढ़ ली है, संघ की विधायिका भी पढ़ ली है, संघ से न्यायपालिका भी पढ़ ली है। अब हम कैग को पढ़ते हैं, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाड़ी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, कैग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इसके बारे में कहाँ बताया गया है ये समझते हैं। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 148 में ही कैग की नियुक्ति, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, इन सभी के बारे में 148 अनुच्छेद में ही बताया गया है। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 148 में सबसे पहले हम नियुक्ति को समझते हैं कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो स्टूडेंट, नियुक्ति कैग की राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति महोदय कैग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जिस व्यक्ति को कैग बनाया जाता है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब किसी व्यक्ति को कैग बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, योग्यता को समझते हैं। संविधान में नहीं है लेकिन अवकाश ग्रहण कर चुके IAS अधिकारी को बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान में कैग की योग्यताओं से संबंधित कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई हैं। तो बनाते किसको हैं कैग? तो स्टूडेंट, जो रिटायर हो चुके होते हैं IAS ऑफिसर, उनको बनाया जाता है कैग। तो स्टूडेंट, इसके संबंध में संसद ने कानून बना रखा है कि कोई रिटायर्ड IAS होगा उसको ही कैग बनाया जाएगा। हमारे संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट स्टूडेंट, शपथ को समझते हैं कि जो भी कैग बनेगा उसको शपथ कौन दिलवाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति महोदय किसकी शपथ दिलवाते हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की। नेक्स्ट स्टूडेंट, कार्यकाल कितना होता है कैग का? तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या सेवानिवृत्त की आयु भी होती है। और सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट। कैग और महान्यायवादी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसी के तहत स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, उनकी रिटायरमेंट की आयु होती है 65 वर्ष। लेकिन स्टूडेंट, जो कैग होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और रिटायरमेंट की आयु भी होती है 65 वर्ष। इन दोनों में जो भी पहले हो जाए, अगर स्टूडेंट 6 वर्ष कार्यकाल पहले हो जाएगा तो भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाएगी तो भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, कैग के संबंध में ये प्रावधान किया गया है कार्यकाल से जुड़ा हुआ कि 6 वर्ष तक रहेंगे या 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। हटाने की विधि समझते हैं। कैग को कैसे हटाते हैं? तो सबसे पहले कैग को हटाया ही क्यों जाएगा? तो स्टूडेंट, साबित कदाचार एवं अक्षमता, अर्थात भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं और कार्य करने में अक्षम हो तो इनके खिलाफ प्रस्ताव आएगा। और स्टूडेंट, प्रस्ताव लेके कौन आएगा? तो स्टूडेंट, प्रस्ताव संसद लेके आएगी। अच्छा स्टूडेंट, जब संसद प्रस्ताव लेके आती है कैग को हटाने की तो विधि क्या रहती है? तो विधि वही रहती है SC के जज के हटाने की विधि के अनुसार। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस विधि से हटाया जाता है उसी प्रकार से कैग को हटाया जाता है। आई होप स्टूडेंट, नियुक्ति, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, हटाने की विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम समझते हैं कि कैग के कार्य क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, कैग के कार्य अनुच्छेद 149 में दिए गए हैं। कैग के क्या कार्य होते हैं इसको समझते हैं। तो 1950 से 1976 तक भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग का कार्य करते थे। स्टूडेंट, 1950 से 1976 तक तो भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का भी कार्य करते थे। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, और ऑडिटिंग का कार्य भी करते थे। ऑडिटिंग का मतलब होता है लेखा परीक्षण। ये दोनों कार्य केंद्र सरकार के लिए करते थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। स्टूडेंट, लेखांकन का मतलब होता है किसी भी हिसाब किताब को लिखना, और लेखा परीक्षण का मतलब होता है कि जो भी हिसाब किताब लिखा गया है उसका परीक्षण करना,
यानी कि कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है, जिसके लिए पैसा निकाला गया है वो पैसा वहीं खर्च हुआ है, उस सब की जांच करना लेखा परीक्षण कहलाता है। और 1976 के बाद से केवल ऑडिटिंग का कार्य करते हैं। स्टूडेंट 1976 के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अकाउंटिंग का कार्य छोड़ दिया, भारत सरकार के लिए सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य करते हैं, मतलब लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं वर्तमान तक। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं 1950 से अभी तक राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट जो राज्य की सरकारें होती हैं, राज्य के लिए अलग कैग की व्यवस्था नहीं की गई है। कैग जो होते हैं वो केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए एक ही होते हैं। स्टूडेंट केंद्र सरकार के लिए 1950 से 1976 तक अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों कार्य करते थे। 1976 में अकाउंटिंग का कार्य छोड़ दिया था केंद्र सरकार के लिए, लेकिन स्टूडेंट 1950 से अभी वर्तमान तक राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य करते हैं। आई होप स्टूडेंट कार्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 150 को समझते हैं। 150 में क्या है, सरकार के लेखा का प्रारूप कैसा होगा। सीएजी राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कहाँ से कितना टैक्स आया और कहाँ कितना खर्चा किया गया, तो सरकार किस प्रकार से लेखा जोखा रखेगी, अर्थात उसका परफॉर्मा क्या होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा। कैग साहब स्टूडेंट राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि सरकार इस तरीके से अपना परफॉर्मा बनाए। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 151 को समझते हैं। 151 में क्या है, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाते हैं। तो स्टूडेंट जो कैग साहब होते हैं वो पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद में किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय कैग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं, अर्थात संसद के सामने रखवाते हैं। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। फिर स्टूडेंट क्या होता है कि संसद की एक लोक लेखा समिति होती है, ये समिति वित्तीय समिति होती है। तो स्टूडेंट लोक लेखा जो समिति होती है, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो जो संसद की लोक लेखा समिति होती है, जिस समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। तो स्टूडेंट यही समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के नेता। अर्थात अगर सरकार ने किसी प्रकार का कोई घोटाला किया है और उसमें दिख रहा है कैग की रिपोर्ट में, तो विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं, वो तुरंत पकड़ लेंगे और मीडिया में बता देंगे कि इस सरकार ने घोटाला किया है। इसका मतलब स्टूडेंट कोई भी घोटाला होता है तो जब तक कैग की रिपोर्ट से ना खुलासा हो तब तक उसको घोटाला नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो कैग की रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाते हैं। तो स्टूडेंट सीएजी जो होते हैं कैग होते हैं और पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति, तो सीएजी और पीएसी को फ्रेंड कहते हैं और गाइड कहते हैं। नोट में स्टूडेंट समझते हैं 1976 से भारत सरकार की अकाउंटिंग का कार्य सीजीए करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे, तो जैसा कि 1950 से 1976 तक केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग ऑडिटिंग का दोनों कार्य करते थे सीएजी साहब। उसके बाद 1976 के बाद सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य करते हैं। तो अकाउंटिंग का कार्य 1976 के बाद में केंद्र सरकार का कौन करता है, तो स्टूडेंट सीजीए करते हैं, जिनको कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट कहते हैं। और सीजीए साहब जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट पहले सीएजी कौन थे, हमारे फर्स्ट सीएजी नरहरि राव थे और वर्तमान में 14वें सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो स्टूडेंट वर्तमान में 14वें सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनसे क्वेश्चन बन सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिलवाया है और उसके बाद में सरकार ने इन्हें 14वें नंबर का सीएजी बनाया है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।